नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं आनंद निषाद। आपको बता दें कि आनंद निषाद कौन है। बचपन में देखा एक सपना कि बड़े होकर कुछ करना है, यानी कि ये सपना तो सभी देखते हैं, कुछ सबके सपने अलग अलग तरीके के होते हैं। मगर आज हमारी मुलाकात जिनसे हो रही है उनके बारे में आप जानकर काफ़ी आप जब उनके बारे में जानेंगे कि जिन्होंने खुद संघर्ष करके समाज के लिए, निषाद समाज हो, दलित समाज हो या सर्व समाज हो, सभी के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई व कई क्षेत्रीय पार्टियों को बनाते हुए देखा, खुद बनाई है इन्होंने। तो ऐसी ही शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए मिलते हैं आनंद निषाद से। मिशन के साथ दगाबाजी करने का शुरुआत कांसीराम के इशारे पे मायावती ने की थी। जय श्री राम का जब नारा बीजेपी ने लगाया तो उठ के खड़ा हो गया, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। मैंने कहा कि आप जा रहा हूं, मैं भी अपने समाज को कहूंगा जय निषाद राज। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पे कहीं ना कहीं से सपा को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बसपा वापस जो है 0 से 10 सीट आ गई, 10 पे आ गई। एकदम मैं उसका जवाब देता हूँ, ये आरएसएस की चाल थी। ये अगर मैं खड़ा नहीं उतरूंगा तो मुझे फांसी दे देना। अब देखिए कितना घिनौनी बात, कितनी ओछी बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो ये विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव पे सभी की निगाहें हैं, सारे राज्यों की निगाहें हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल और अन्य देशों की निगाहें भी यूपी के चुनाव पे होती हैं। तो यूपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने भी अपनी कमर कस ली है और आपने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम किया है अपना। तो क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, जो ये हलचल मची हुई है, इस हलचल में क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ये उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले यहाँ 425 सीटें हुआ करती थी, लोकसभा की 85 सीटें हुआ करती थी। और यहाँ 15 और 85 का जो फार्मूला, बहुजन समाज बहुसंख्यकों की आवाज़ जब यहाँ बनने की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने बहुत संघर्ष किए और ये 425 सीट को अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो बंटवारा किए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2003 या 4 में, 2002 में तो प्रस्ताव लेकर के आए और उन्होंने बांट दिया। बांटने का मुख्य कारण हुआ कि बहुजन मूवमेंट बड़ी शबाब पे था। पूरे देश के लोग जो है डरे हुए थे। जो सत्ताधारी लोग थे, व्यवस्थाधारी लोग थे, जो देश आज़ादी से लेकर के और 2002 तक जिन्होंने सत्ता में वर्चस्व रखा, वो लोग डर गए, सहम गए। और 2002 में बंटवारा हुई, 403 सीटें आई। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आज लगभग 24 करोड़ की। 24 करोड़। अब ये 24 करोड़ में जब बहुजन मूवमेंट आया तो एक पिछड़े की प्रतिनिधित्व करने वाला धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी, उनकी तो एक मिसाल है, उनकी तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने संघर्ष के बल पे अपने आप को साबित किया, गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को, सबको लेकर के संघर्ष किया। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरा आपसे है, जब बहुजन समाज पार्टी बन रही थी, जिस वक्त बहुजन समाज पार्टी की लहर, बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग सुनते थे कि कोई बहुजन समाज पार्टी आ रही है, उस वक्त आप बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ में शामिल थे। जी हाँ। कोई भी मीटिंग या कोई भी कार्यक्रम
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी आपसे डिस्कशन करने के बाद ही कुछ करते थे, जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। जी। उस वक्त का माहौल क्या था, कैसा था, कैसे एक पंजाब से निकले व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करके खड़ा कर दिया? तो उस वक्त आप लोगों की वहाँ पे क्या भूमिका थी? माननीय कांसीराम जी का एक छोटा सा मैं आपको टिप्पणी कर दूं। वास्तविक में उन्होंने बहुत संघर्ष और अच्छे विचार को उन्होंने उत्पत्ति की। ये भाभा परमाणु केंद्र में जी 2nd ग्रेड के वैज्ञानिक थे कांसीराम जी। कांसीराम पूना में भाभा परमाणु केंद्र है, वहाँ ये साइंटिस्ट थे जी। और उनको वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि वास्तविक में इस देश में जो लोग को अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है, और उसके बाद में उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। तो उनको उस भाभा परमाणु केंद्र से R.D. शर्मा जी थे चेयरमैन, वहाँ के डायरेक्टर, उन्होंने उनको नौकरी से निकाल दिया। अब उन्होंने मूवमेंट करना शुरू किए। हमसे मुलाकात हुई और मैं भी साथ में हो गया। मैं भी वहीं पूना के पास में वर्धा में था। वर्धा जी। और वहाँ से मुलाकात हुई। हमने उनको कहा कि साहब ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में बहुत से बहुजन समाज के महापुरुष पैदा हुए। बाबा साहब यहीं पैदा हुए। उनका पैदाइश तो मुंह में हुआ, लेकिन उनका परिवार का पैदाइश यहीं अमरावती में जो क्षेत्र है उनका अम्बाडकर गांव, अम्बाडकर। और यहाँ साहू जी महाराज पैदा हुए जिन्होंने आरक्षण की शुरुआत 1902 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था 15 और 85 की घोषणा की अपने राज्य में। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो एक सियासतदार थे। बाबा जी का, कांसीराम जी का सपना था हाँ। कि वो एक तबके को हाँ। एक ऊंचाई तक ले जाने का उनका सपना मैं उसी पे टिप्पणी कर रहा हूँ, उसी पे प्रकाश डाल रहा हूँ। तो जब उनकी पार्टी सत्ता में भी आई, सत्ता में रही, 3 बार रही। हाँ। केंद्र में सांसद गए उनके। हाँ। देश में भी कई जगह उनके हाँ। विधायक हुए। हाँ। कांसीराम जी क्या कहाँ पे उनसे चूक हुई? हाँ, उसी कहाँ पे उनसे चूक हो गई? जो उनका मिशन जो था, हाँ, कोलैप्स हो गया। वो मिशन, जिस मिशन के लिए उन्होंने साइंटिस्ट की नौकरी को छोड़ दिया था, वो मिशन कहीं ना कहीं उनका अधूरा रह गया। और इसी पार्टी के लोग नोटों की माला में सिमट के रह गए। मैं बता रहा, जब कांसीराम में मुझसे मुलाकात हुई पूना में, वर्धा आए, एक लड़की की मुकदमे को लेकर के आए और मैं वहाँ पे उनको मदद किया। तो 1978 की वो दौर था। वो संघर्ष करके आते थे, लोग इकट्ठा नहीं होता था। तो मैंने उनको कहा कि साहब ये अम्बेडकर आइज हैं, जिस अम्बेडकर बाद की बात आप करते हैं, तो यहाँ अम्बेडकर समाज के जो लोग, महार समाज के लोग हैं, बाबा साहब के समाज के लोग हैं, वो कहते हैं मी अम्बेडकर तुम्ही की। वो मराठी में बोलते थे मी अम्बेडकर। वो कहते थे कांसीराम को कि मी अम्बेडकर, मानी मैं अम्बेडकर वादी हूँ, तुम्ही की, तुम क्या हो। और ये सुनने वाले नहीं है। गौतम बुद्ध जी ने अपने कार्यकाल में, उन्होंने आज से 2500 वर्ष पहले, उन्होंने एक इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा और सबसे पहला वैज्ञानिक और दार्शनिक जिन्होंने अपने कर्म को प्रधानता दिए, और उन्होंने कहे कि फर्स्टली टू नो, बिगेन टू इन्वेस्टिगेट एंड बिगेन टू एक्सेप्ट। तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी कहते हैं पहले जानो किसी के बारे में, फिर छानो। अब फिर छानबीन करने के बाद में उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको असत्य को छोड़ो और सत्य को एक्सेप्ट करो। तो कांसीराम जी को हमने यही कहा कि यहाँ ये लोग जानने वाले हैं अम्बेडकर बात को, मानने वाले नहीं हैं। आप यहाँ फेल हो जाएंगे।
क्यों? तो आप उनको यूपी लेकर आए और मैं उनको यूपी लेके आया, काशीराम जी को जी। तो आप यूपी लेकर आए, यूपी के ललितपुर में लेके आए। ललितपुर में लेके आए, आपने पार्टी को एक ऊंचाई तक, उस वक्त में पार्टी के साथ आप खड़े हुए जिस वक्त पार्टी को जन जन तक पहुंचाना जी। था। मैं आपको उसी पर प्रकाश डाल देता हूँ जी। काशीराम जी 78 में हम लोग बाम से बनाए, बाम से 5 आदमी मिलकर के हम लोगों ने बाम से बनाए। जोगिंदर कवारे असली अम्बेडकरवादी, वो रहने वाले पुणे के ही थे। राशु गवई जी, वो भी गवर्नर बनकर के मर गए। जोगिंदर कवारे हमारे सामने में ऐसे ही सड़क छाप आदमी था, हम लोगों ने उसको गवर्नमेंट में जोड़ करके एक ऊंचाई तक ले गए। कांग्रेस ने उनको एक्सेप्ट करके वो गवर्नर बना दिया। हमने जिसको इसको पकड़ा वो सब कांग्रेस में नेता बन गए। हमने सरोज खापर्डे को लाया, वो नेता बन गए कांग्रेस में जा कर के। तो हमारा मिशन का असर व्यक्ति को भला हो रहा है, समाज को भला नहीं हुआ। हमने मिशन बाम से बनाया, 80 तक बाम से चलाए। जो हमको चंदा देते थे वो शिकायत आकर के कहते थे हमको, या काशीराम जी के साहब, हम आपको चंदा देते हैं, हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ अधिकारी जो है हमको सस्पेंड कर देता है, आप इस पर विचार कीजिए। तो हम लोगों ने बाम से को ब्रेक कर दिया वहाँ पे 80 में। और 1 जनवरी 1980 को हम लोगों ने नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन DS4 बनाए। DS4, हाँ, दलित शोषित संघर्ष समाज समिति हम लोगों ने बनाया। मिशन के साथ दगाबाजी करने का शुरुआत कांसीराम के इशारे पे मायावती ने की थी। और कांसीराम जी अपने जिंदगी में ही बर्बादी का कब्र खोद दिए। और यही हुआ, मैंने कह करके आया था, फिर भाग करके भोपाल चला गया। मैं बिना टिकट भोपाल गया था अहमदाबाद से, और वहाँ से मैंने उनको कह के आया था कि आपके मौत पे, आपके कफन पे एक बार मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। लोगों की सहानुभूति है आपसे। क्यों? कि आपने जय काशीराम का नारा नहीं लगवाया, आपने जय भीम का नारा लगवाया। जय भीम का नारा लगवाया। और जय श्री राम का जब नारा बीजेपी ने लगाया तो उठ के खड़ा हो गया, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। एक वो मिशन था जय श्री राम, आज भी वो एक मिशन है उसका। उसी तरह से अम्बेडकर का सबसे बड़ा मिशन है सफल करने के लिए जय भीम। मैंने कहा कि आप जा रहा हूं, मैं भी अपने समाज को कहूंगा जय निषाद राज। तो इसीलिए आप निषाद समाज को, जी, निषाद समाज को आपने मजबूत करते हुए, आज मैंने आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं कि आज देखिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, अभी पंचायत चुनाव हुई, वो मिशन था, RSS का मिशन था कोलैप्स करने का बहुजन समाज पार्टी को। हो गया, खत्म हो गया, कर दिया खत्म। अब बहुजन समाज पार्टी इज ए सप्लीमेंट्री पार्टी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ये पूरक पार्टी हो गई है एकदम। आप देख लीजिए, सामने में नजर आ रहा है। और वो धरती पुत्र देखिए, जिसे मजलूमों की दर्द थी, उन्होंने क्या किया? 2012 में संघर्ष किए, 17 तक सरकार आई। ये जनता की सबसे बड़ी चाहत थी, गरीबों की चाहत थी। जिन लोगों ने उनको सत्ता दिया था, किनको? उन जय भीम वालों को वो धोखे में सत्ता दिया था काशीराम के कफन पे, वही लोगों ने धरती पुत्र के पुत्र को, माननीय अखिलेश यादव जी को सरकार दिया। और इतना ही नहीं, अभी जो पंचायत चुनाव हुआ 300 सीटें जीत के आया है। आज मायावती सीधे ऐलान की कि मैं सपोर्टिंग करूंगा सपा को यहाँ जीतने के लिए। लेकिन अभी हालिया में चुनाव हुए थे 2019 में लोकसभा के, हाँ। उस वक्त भाजपा, उस वक्त सपा, हाँ। और बसपा, हाँ। एक साथ मिलके चुनाव लड़े। हाँ, निश्चित। उस एक साथ मिलके चुनाव लड़ने पे, हाँ। कहीं ना कहीं से सपा को कामयाबी नहीं मिली। हाँ, लेकिन बसपा वापस जो है 0 से 10 सीट आ गई, 10 पे आ गई एकदम। मैं उसका जवाब देता हूँ, ये RSS की चाल थी, जिसको अखिलेश जी समझ नहीं पाए। माननीय अखिलेश जी अनुभवी नहीं थे और उन्होंने समझ नहीं पाए कि ये चाल क्या थी। अंदर अंदर मिली हुई भगत थी ये, RSS और भाजपा से मायावती की मिली भगत थी।
और उन्होंने अपने वोटों को, जैसे अभी बोल रही है कि मैं सपा को रोकने के लिए भाजपा को सपोर्टिंग करवा सकती हूँ, करूँगी, लेकिन सपा को रोकूंगी। यही हालात थी 2019 में। भाजपा डरी हुई थी कि कहीं मैं सरकार से बाहर ना हो जाऊं, और अंदर खाने में मायावती मोदी से मिले चुपके चुपके, और वहाँ से सेटिंग हुई, और जितने भी कैंडिडेट थे वो टोटल भाजपा के भेजा हुआ कैंडिडेट था। जो 0 हो गई थी वो आज 10 पे क्यों हो गई, वो सब भाजपा का कैंडिडेट था। टोटल मैं दावा के साथ कहता हूँ कि सब भाजपा का कैंडिडेट था। और मायावती ने अपनी सेटिंग के हिसाब से 10 सीट कह दिया गया था कि तुम्हें 10 सीट जिता दूंगा, लेकिन तुम अपना वोट ट्रांसफ़र समाजवादी वाली पार्टी पे उनको न मत करना, अपने लोगों कास्ट वोटों को कह दो कि वो भाजपा को सपोर्ट करे, और भाजपा को सपोर्ट कर दिया। आज वो उसका रिजल्ट आपके सामने में है। ठीक है, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि जो अभी चुनाव होने वाले हैं इसमें आपने सरकार के बनने से लेकर और संघर्षों को लेकर और समाज के प्रति कामों को लेकर आपने बहुत सी बातों का जवाब दिया है। आखिरी सवाल है कि वर्ष 2022 का चुनाव जो तीसरी बार पूछ रहे हैं आपसे भी, ये किधर जा रहा है? ये अब मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का कास्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने तो 40 साल यहाँ रिजल्ट देखा है, स्टडी किया, और मेरा एनालिसिस नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का एनालिसिस है कि इस प्रदेश में 16% वोट है मुस्लिम वोट, 14% वोट यादव वोट है। जो कमिटेड वोट है, ये 2 वोट, वो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार, अन्याय अत्याचार और गैर बराबरी गुंडागर्दी के खिलाफ में वो लोग सहमे हुए हैं, और वो वोट तो मिलना है 30%। माननीय जो दूरदर्शी के भाषा, आज उनको जो अनुभव हुआ 19 के चुनाव से, तो माननीय अखिलेश जी जो वास्तविक में एक विकास पुरुष के बेटा विकास पुरुष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है, बहुत कुछ दिया है। आज कोरोना ये पैंडेमिक में उनका दिया हुआ करोड़ों लोगों को जान बचा है। एम्बुलेंस योजना उन्हीं का, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया उन्हीं का योजना, नया हॉस्पिटल, और उन्होंने रोड की व्यवस्था अच्छी की, उन्होंने खेलगांव की वहाँ व्यवस्था की। आज वो मेट्रो आप कह रहे हैं, वास्तविक है, सामने में दिख रहा, पूरी लखनऊ को चमन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी स्वास्थ्य पे उनका सबसे बड़ा ध्यान था, वो स्वास्थ्य पे इन्होंने कोलैप्स कर दिया पैंडेमिक में, ये कोरोना पैंडेमिक में। और ये 16% और 14%, 30% वोट हमारे समाज का जो निषाद, मल्ला, केवट, बींद, कश्यप, कहार, भोई, डीमर, बाथम, ये किसान, ये लोधी, ये हमारे कुनबे है। ये 18 से 20% वोट है, और 18 से 20% वोट में हम दावा के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये 18% मानी 48% ही इसको जोड़ दिया जाए तो 48 से 50% वोट होता है। और ये 50% वोट एक तरफ जा रहा है, किसके? मोदी की वादा खिलाफी के खिलाफ। उन्होंने कहा क्या था कि मैं इसी लखनऊ की ये रमाबाई अंबेडकर पार्क में क्या कहा था कि मुझे 50 दिन दो, अगर मैं खड़े नहीं उतरूंगा तो मुझे लात मार देना। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? कोई लात मारेगा उनको? ये तो इमोशनल बात है। देश के युवाओं को क्या कहा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या कहा? 14 में कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख दूंगा। उसकी इमोशनल बात पे, झूठे बात पे लोगों ने इतबार किया और उनको वोट दे दिया। और 17 में जब चुनाव आया तो उसी बात को उन्होंने दोहराया। क्या दोहराया? अम्बेडकर, आप पत्रकार हैं, जानते होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं खड़ा नहीं उतरूंगा तो मुझे फांसी दे देना। अब देखिए कितना घिनौनी बात, कितनी ओछी बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। इस देश के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, ये बात बोलने की क्या जरूरत है? आखिरी जो मैं समझ सकता, राजनीति में जब लोग बातों से अपनी जनता को लुभाते हैं,
अपनी बातों से ही लोगों को प्रेरित करते हैं। जी। हर किसी का अपना अपना अलग अलग विचार रहता है। 22 में जो ये चुनाव भी आ रहे हैं, हाँ, इसमें आप सरकार किसकी बना रहे हैं? इसमें माननीय अखिलेश यादव जी आने वाले 2022 के मुख्यमंत्री होंगे। 200% मैं दावा के साथ में कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस वाले, कांग्रेस में जितने भी बेईमान भ्रष्ट लोग थे वो शिफ्ट हो गए बीजेपी में। वही आज बीजेपी में आए हैं लूटने के लिए, जो पहले कांग्रेस में लूट रहे थे। और यही कारण है माननीय कि उस कुर्सी पे हम इस देश के पिछड़े के बेटा को बना करके इस देश की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करेंगे, गैर बराबरी की बात को ख़त्म करेंगे, विकास की रास्ते पे ले जाएंगे। इस देश में संसाधन की कमी नहीं है। तो कुल मिला के 24 में अभी आप 22 में अभी आप अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे यूपी के, और 24 में आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप दिल्ली पहुंचाएंगे। एकदम निश्चित, मेरा ये नारा है। तो ये थे हमारे साथ आनंद निषाद जी, जिन्होंने 40 साल के सफ़र के बारे में, सफ़र की बारीकियों से आपको और हमें रूबरू कराया। किस तरह से इन्होंने सन 89 से और उसके पहले 78 से राजनीति की खुद शुरुआत की। 89 में इन्होंने संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह प्रभारी के रूप में रहे। अभी फिर इन्होंने अपनी कमर कसते हुए उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, और उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय और पिछड़ा समुदाय जो है उसको जोड़ने के लिए पूरा एकजुट हो चुके हैं। और इनका कहना है कि 2022 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे इंडिया जंक्शन के साथ। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।